बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव एजुकेशन पे से पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसका ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन होती है ये बेसिकली दो मुख्तलिफ ममालिक का जो तालीमी निज़ाम होता है उसका ये कंपेरिजन होता है। जो एक मुल्क के अंदर एजुकेशन के लिए जो मुख्तलिफ किस्म का सिस्टम होता है वो स्टडी किया जाता है, और जब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम स्टडी करता है तो फिर वो एनालिसिस करता है कि दूसरा मुल्क जो है या दूसरी जो नेशन है वो इस सिस्टम से किस हद तक फ़ायदा ले रहे हैं, वो किस हद तक यानी कि आगे जा रहे हैं और इनका उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनको क्या एडवांटेज हुआ। वहाँ पे पेज शाबाश पेज छोड़ना आगे लेकिन पेज बल्कि दो लेक्चर हुए इसने, त्रीजा लेक्चर इसने सच्ची याद आ गई है। कोई मसला नहीं है, आपको नहीं सुनने देते। तो आज कौन है, रहने दे बस। तो आज हम जो कंपैरेटिव एजुकेशन तो जो कंपैरेटिव एजुकेशन है आज बच्चों हम इसका ना जो पर्पसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल स्टडी टुडे। पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन के हवाले से जो हांस है उसने बड़ी खूबसूरत तारीफ की है 1992 में। वो कहता है The analytical study of these factors from a historical perspective and the comparison of attempted solution of resultant problems are the main purpose of comparative education। यानी बड़ी खूबसूरत उसने बात की अपने डेफिनेशन में। इसमें उसने सबसे बड़ा मकसद भी कंपैरेटिव एजुकेशन का बता दिया। उसने ये बताया है कि जो एक द एनालिटिकल स्टडी ये एक तजिज़ियाती मुतालिया होता है, स्टडी होती है, रिसर्च होती है उन तमाम तारीखी जो शोबाजात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और फिर क्या होता है एंड द कंपैरिजन ऑफ द अटेम्प्टेड सॉल्यूशन। फिर ये एक किस्म का सॉल्यूशन है, एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसके ज़रिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी चीज़ का और जो अपने मसाइल हैं उनको हल करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला होता है कि हम अपने मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे जो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है उनको स्टडी करके अपने मसाइल दूर करते हैं और यानी कि हम उनका यानी कोई ना कोई सलूशन यानी कि ढूंढते हैं। दूसरा मकसद है टू बिकम फैमिलियर विद व्हाट इज बीइंग डन इन सम कंट्रीज। कंपैरेटिव एजुकेशन के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो मिसाल के तौर पर किस तरफ जा रहे हैं, कौन से वो तमाम अवामल हैं जिन पे उन्होंने अमल किया है तो वो तरक्की कर रहे हैं, और कौन से अवामल हैं जिन पे हम नहीं अमल कर सके और हम पीछे रह गए। वो कौन सी सिचुएशन है जो कि उनको आगे ले चली हैं और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम पीछे हैं। फिर आगे उन्होंने बोला एंड व्हाई इट इज डन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इश्यूज ऑफ द डे। ये मिलेंसन है जिसने ये बात 1975 में बोली थी। मिलेंसन उसका नाम था, एजुकेशनिस्ट है। तो वो कहता है कि एक बात तो इसकी यानी कि डेफिनेशन के दो हिस्से हो गए। एक तो हिस्सा हो गया टू बिकम फैमिलियर विद व्हाट इज बीइंग डन इन सम कंट्रीज,
जो कुछ दूसरे मुल्कों के अंदर हो रहा है उनसे आगाह होना। और बच्चों जो दूसरी बात है वो ये, एंड व्हाई इट इज डन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और दूसरी बात ये है कि जो मिसाल के तौर पर आए रोज हमारे पास जो तालीमी मसाइल होते हैं तालिब इल्मों के, उनकी ये किस्म की ट्रेनिंग होती है जिनके जरिए इनको हल किया जाता है, यानी कि दूसरे मुल्कों के मसाइल से आगाह होना। और जो आए रोज बच्चों के लिए एजुकेशन के अंदर तालीमी मसाइल पैदा होते हैं उनकी ट्रेनिंग हासिल करना, ये बेसिकली अगर आप कहें तो ये इसका मफहूम बनता है। तो बात ये सही है बिल्कुल ही। एक मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ, किसी ज़माने में कंपैरेटिव एजुकेशन का कोई तसव्वुर नहीं था, और ना ही इसके हवाले से मिसाल के तौर पर जो लोग हैं वो ज़्यादा संजीदा थे। तो फिर क्या हुआ कि ज़रूरत जो होती है वो ज़रूरत ये पैदा हुई कि आखिर क्या वजह है कि इसी तालीम के ज़रिए बाज़ ममालिक ने बहुत तरक्की कर ली और बहुत बाज़ ममालिक ऐसे हैं वो पीछे रह गए। आखिर क्या वजह थी कि तालीमी सिस्टम उनके पास भी था, इनके भी पास था। तो उस वक्त फिर कंपैरेटिव जो एजुकेशन है इसकी ज़रूरत महसूस हुई। और आज आप देख सकते हैं जो सबसे बड़े तालीम में बड़े 5 मुल्क हैं, जिसमें सबसे पहले फिनलैंड आता है, दूसरे नंबर पे जापान है, तो मैं ये बात कर रहा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट टाइम, जिसमें हमने ये देखना होता है कि जो एजुकेशन है वो किसी मुल्क की कितनी आगे जा रही है और कितनी पीछे जा अच्छा। तो ये है कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये बच्चों हमें ये बताती है कि हमने साइंस के मैदान में आगे कैसे निकलना है, हमने माशियात के मैदान में कैसे आगे निकलना है। बहुत सारे मुल्क में, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी जो माशी हैसियत है, जो इकनॉमिकली हैसियत है वो बहुत बढ़ के है, बहुत आगे है। तो उनको मिसाल के तौर पर हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहत थी या वो कौन से पैरामीटर्स थे जिन पे अमल किया उन्होंने और आज वो बहुत आगे निकल गए। फिर इस तरह दूसरा नंबर ये है कि ये बेसिकली एक किस्म की ट्रेनिंग है। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम है उसके बगैर मौजूदा दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखना नामुमकिन है, इसी तरह बच्चों मौजूदा दौर में हम जब तक एजुकेशन में इंटरलिंक्ड नहीं होंगे, दरवाज़ा खोल दो, इंटरलिंक्ड ना, ठीक है, ओके, जब तक इंटरलिंक्ड नहीं होंगे उस वक्त तक यानी कि एजुकेशन के मैदान में भी आगे जाना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ये मुसलमा हकीकत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट एज, कि जब तक हम लोग यानी कि इस रियलिटी को नहीं मानेंगे उस वक्त तक हम लोग आगे नहीं जा सकते, और जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे हमें हाथ रहा को इसका फायदा नहीं होगा। लिहाजा कंपैरेटिव एजुकेशन is the need of the hour, is the need of the time, is the need of all the developing countries, यानी पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं ये उनकी ज़रूरत है।
इसके बगैर कोई मुल्क भी ना तो आगे जा सकता और ना वो तरक्की कर सकता और ना वो बेहतर अपना कोई भी रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा बच्चों एक और जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक वर्ल्ड लेवल पे ना एक एजुकेशन स्टैंडर्ड होता है। वो जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको कायम रखने के लिए भी जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये बहुत जरूरी है। अगर उस एजुकेशन स्टैंडर्ड को हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे मुल्क की जो तालीम है वो दूसरे मुल्कों के लिए नाकस हो जाएगी या उनके बराबर नहीं होगी। मोस्टली यही होता है कि हमारे जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटियां, यहाँ तक कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी से, यूएमटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करते हैं। इवन कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज ऐसे जो लोग हैं, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज जो कि बड़े हाई लेवल के हैं, फिर हमारे जो मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे लम्स यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं जैसे कामसेड यूनिवर्सिटी है, यानी कि टेक्सला यूनिवर्सिटी है, यूईटी लाहौर है। तो बच्चों इनकी भी जो डिग्रीज होल्डर लोग होते हैं वो जिस वक्त दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं तो आखिर क्या वजह है कि वो कहते हैं जी कि नहीं आपकी डिग्री जो है वो उस वक्त उसकी अकम्पलिशमेंट मुकम्मल होगी, वो मुकम्मल होगी जब तक आप ये साल 2 साल का कोर्स नहीं करेंगे। इवन कि हमारा आज एक जो डॉक्टर एमबीबीएस करके भी जाता है बैरून मुल्क, उसे भी वहाँ पे जाकर 2 साल का कोर्स करना पड़ता है। वो 2 साल का कोर्स करेगा तो उनकी नज़र में एमबीबीएस होगा, वरना वो एमबीबीएस नहीं है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी सिर्फ ये है कि हमारी कंपैरेटिव जो एजुकेशन है उसको हमने स्टडी नहीं किया, जिसकी वजह से दुनिया का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो आ गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए। और इसलिए जो हमारा फिर स्टैंडर्ड है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी कि हमारे स्टैंडर्ड आने के लिए ये जो मतलूबा ज़रूरियात हैं, ये जो मतलूबा ज़रूरियात समझ लें, या जो ज़रूरत यानी डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे तो वो उस लेवल के होंगे। तो लिहाजा बच्चों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये समझें कि जो पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन है वो इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे ना सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि जो कुछ हमारे अपने मुल्क में नहीं हो रहा होता वो हम दूसरे मुल्कों से सीखते हैं। उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये बड़े बड़े सेमिनार कराती है। उन सेमिनार में क्या होता है कि दूसरे मुल्कों के जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है। वो आते हैं, वो आके अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिस्कस करते हैं। बाज़ औक़ात अमेरिका का किसी यूनिवर्सिटी का जो बहुत बड़ा चांसलर है, या यूनिवर्सिटी का चांसलर तो खैर नहीं, लेकिन जो उनका जो डीन है, उनका जो स्पेशलिस्ट है, जो एजुकेशनिस्ट है, उनको बुलाया जाता है। तो वो आते हैं और आके यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार करते हैं और लोगों को बताया जाता है कि हमारे अंदर ये एजुकेशन का सिस्टम था और इस वजह से मिसाल के तौर पर हम जो लोग हैं वो आगे निकले हैं। फिर उसके बाद यानी सेमिनार होते हैं, फिर ये कोशिश करते हैं, जैसे बच्चों आपको पता ही है कि अभी 2021 में एजुकेशन के मैदान में एक बड़ा अपलिफ्ट किया गया है, एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश की गई है। और जो पूरे का पूरा जो सेटअप है, जैसे पहले हमारे मुल्क के अंदर एक सेमेस्टर सिस्टम था, किसी ज़माने में सिर्फ एनुअल सिस्टम होता था। एनुअल सिस्टम को ख़त्म किया, उसके बाद अभी सेमेस्टर सिस्टम आ गया। ये सिस्टम भी अभी अपने पीक पे है और अभी एक और जो सिस्टम है वो मजीद यानी कि पाकिस्तान में मुतारफ कराया जा रहा है। तो बच्चों इस सिस्टम के तहत क्या होगा? इस सिस्टम के तहत ये होगा कि जो एजुकेशन है इसको मुकम्मल तौर पर रिवाइव कर दिया जाएगा। बीएस और एमएस
ये हमारे सिस्टम, ये हमारे यानी कि इनसे मुतारफ़ करवाया जाए, ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा। बेसिकली ये अमेरिका का यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने के लिए ये तैयारी की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है। और अगर यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम लॉन्च हो गया तो मिसाल के तौर पर ये है कि हमारा जो एजुकेशनल पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा, वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर इनोवेशन हो जाएगी, उसके अंदर अमेंडमेंट हो जाएगी। तो लिहाजा बच्चों ज़रूरत इस चीज़ की है कि वक्त के साथ चल लें, और जब वक्त के साथ चलेंगे तो फिर जाके हम दुनिया के बराबर यानी कि एजुकेशन के मैदान में बराबर साहब में खड़े हो सकेंगे। उसके बाद आगे है, ये हैंस ने बड़ी खूबसूरत यानी पर्पस बयान की है। टू द पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन is to make perfect national systems with modifications and changes with the circumstances and local conditions would demand. Sorry. The purpose of comparative education का जो मकसद है is to make perfect national system, ये है कि हम अपना मुकम्मल तौर पर एक जो कौमी निज़ाम है वो बनाएं, विद मॉडिफिकेशंस तरमीम करके, एंड चेंजेस और तब्दीलियाँ लाके, विच द सिरकमस्टेंसेस जो के हालात और वाक़यात के मुताबिक, एंड लोकल कंडीशंस और हमारी इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक, वुड डिमांड यानी कि जो हमारे इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक होगा। यानी कि बच्चों ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसमें हम क्या करेंगे कि मुकम्मल कौमी जो निज़ाम है उसको तब्दील करेंगे, उसको तब्दील करेंगे या उसके अंदर तरमीम लाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि ताकि हम अपनी जो इलाकाई ज़रूरियात हैं और जो बैनुल-अक़वामी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। दिस इज़ द परफेक्ट यानी कि डेफिनेशन, दिस इज़ द परफेक्ट definition of the comparative education, definition of comparative education. अब अगर मैं इनको पॉइंट के साथ आपके सामने बयान करूं, पॉइंट विद पॉइंट, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके जो बड़े 5 मेन पर्पस हैं, देयर आर 5 मेन पर्पसेस। तो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं मेन 5 पर्पसेस। ये मेन 5 पर्पस कौन से हैं, ये 5 बड़े मकासद कौन से हैं बच्चों, ये भी मैं आपके सामने यानी कि लिखूंगा। एक तो बच्चों नंबर 1 ये है, जो इसका जो सबसे पहला पर्पस है कंपैरेटिव एजुकेशन का, वो ये है टू मॉडिफाई current system, to modify the current system of education। यानी कि जो हमारा मौजूदा यानी कि सूरत हाल होती है, करंट जो सिस्टम होता है उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन लानी होती है। दूसरा टू ब्रिंग चेंज in our educational system। और जो हमारा अपना तालीमी निज़ाम है उसमें हमने यानी तब्दीली लानी होती है। और बच्चों जो तीसरा है वो ये है टू कोप अप द वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया का बैनुल अक़वामी निज़ाम है, स्टैंडर्ड है, उसको हमने कवर करना होता है। और नंबर 4 हमने क्या करना होता है, टू फिलफुल
the to fulfill the regional needs and demands of the country। जो कोई भी मुल्क है उसकी जो इलाकाई ज़रूरियात होती हैं उनको मिसाल के तौर पर क्या करना होता है, वो पूरा करना होता है। फिर नंबर 5 क्या है, जो नंबर 5 मेन जो 5 पर्पस हैं उसमें जो 5वां पर्पस है जो 5वां पर्पस है वो ये है टू मेंटेन द वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड, to maintain the world level standard यानी बैनुल अक़वामी का जो मेयार है बच्चों उसके मुताबिक। तो बच्चों these are the 5 important आप समझ सकते हैं ये पर्पसेस हैं, ये मकासद हैं और ये वो मकासद हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस एतबार से इम्पोर्टेंट हैं ये इस एतबार से इम्पोर्टेंट हैं कि अगर इन पे अमल किया जाए, अगर इन पे अमल हो जाए तो जो मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों बेहतर हो जाता है और उसकी वजह से यानी कि काफ़ी तब्दीली आती है। उनकी वजह से जो पूरे का पूरा जो कंट्री है, मुल्क है, वो समझें कि तरक्की करना शुरू कर देता है। मैं एक बार फिर ये पांचों के पांचों रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों, फॉर योर काइंड अटेंशन, ताकि आपको जो हमारा खुलासा है वो आपकी समझ में आ जाए। और वो खुलासा ये है कि मेन 5 पर्पसेस आप कह सकते हैं, पर्पसेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। मेन 5 पर्पसेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन टू मॉडिफाई द करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो मौजूदा निज़ाम तालीम होता है उसको बेहतर करना होता है। टू ब्रिंग चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो तालीमी हमारा निज़ाम होता है उसमें तब्दीलियाँ लानी होती हैं। टू कोप ऑफ द वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड, जो बैनुल अक़वामी लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है उसके बराबर चलना होता है। टू फुलफिल द रीजनल नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कंट्री, कोई भी जो मुल्क है, कोई भी जो मुल्क है उसकी अपनी जो इलाकाई ज़रूरियात होती हैं या उनकी अपनी जो ज़रूरियात होती हैं, मुतालबात होते हैं, नीड्स होती हैं, उनको पूरा करना होता है। और आगे टू मेंटेन द वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड, जो बैनुल अक़वामी लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसको हमने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। एंड गेट ट्रेनिंग फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, और मज़ीद और फर्दर इम्प्रूवमेंट, और जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट होती है उसके अंदर हमने एंड गेट ट्रेनिंग फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, और जो मज़ीद ट्रेनिंग होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, वो ट्रेनिंग के ज़रिए हासिल करनी होती है। दीज आर दी 5 मेजर
purposes of comparative education. आपने ये मेरा लेक्चर नंबर 3 था पर्पस इन कंपैरेटिव एजुकेशन का। इसमें पहले हांस ने जो डेफिनेशन की है, द एनालिटिकल स्टडी ऑफ दीज फैक्टर्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव and the comparison of attempted solution of resultant problems are the main purpose of comparative education. और दूसरा, to become familiar with what is being done in some countries. और तीसरा, and why it is done is a necessary part of the training of all students of educational issues of the day. तो बच्चों ये तीसरी डेफिनेशन तो बहुत ही कमाल की है. That is very complicated, but that is not only complicated but also very reasonable, very sensible and very accurate. The purpose of comparative education is to make perfect national systems with modifications and changes which the circumstances and local conditions would demand. और उसके बाद बच्चों मेन 5 purposes of comparative education. Number 1 है to modify the current system of education, to bring change in our education system, to cope up the reward level standards, to fulfill the original needs and demands of the country, to maintain the world level standard and get training for further improvement. ये जो सवाल है, this question is very important and I think that it can come in your quiz because this is the most important. उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम बच्चों पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट. हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में बच्चों सिर्फ ये है कि तारीख है, इसकी हिस्ट्री के अंदर तारीख है, इसकी हिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन है, इसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से बहुत सारे नाम हैं और वो जो नाम हैं सारे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. I would like to share some important prehistoric knowledge and information with you. Historically, people visited places for various reasons such as commerce, conversation, curiosity, or conflict. However, everyone who has ever been interested in the upbringing of children or in education in general has always tended to find out what goes on in other committees and communities. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है. So simple. Studies of early writers of comparative education indicate that they drew examples from other societies that they visited or heard about. एजुकेशन जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये कोई आज की पैदावार नहीं है, इसकी बहुत बड़ी एक तारीख है. लोगों ने मुख्तलिफ जो माशरे हैं उनको डिस्कस किया, फिर उन लोगों ने क्या किया, दे एक्चुअली टेंडेड to look for differences and similarities in respect to education of other communities and their own. This phase was marked by descriptive reports of travelers who comprised military conquerors, business expeditions, and even explorers. The motives for accounts of travelers' tales were partly curiosity and the need for comparison. They gave
descriptive account of features in a foreign system of education as unsystematic, exaggerated at times, and underestimate, you can say understatements at other times. Although they were stimulating, they were superficial and unknown being, and as such were of the little comparative value, but worth considering. Some of the contributors during this phase were, अब मैं कुछ नाम लूंगा उन लोगों के जिन्होंने तारीख बनाई. They are the makers of the history of comparative education. They are the founder of comparative education. They are the people who sustain, who maintain, who start, who think about comparative study of the world. तो बच्चों, first of all, I would like to reference you very important name in the history, हेरोडोटस. हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा. उसने सबसे पहले इस हवाले से उसने सबसे पहले जो लोगों का कल्चर होता है उसका तकाबल किया था. हेरोडोटस ने सबसे पहले जो दुनिया का यानी कि क्या उसे कहते हैं जो कल्चर है, ठीक है, जो कल्चर है वो सबसे पहले दुनिया के मुख्तलिफ दुनिया के जो कल्चर हैं वो हेरोडोटस जो है वो उसने स्टडी किए थे. मैं ये साथ साथ चलें, आपको ये लिखता भी जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसको भूलना यानी कि भूल ना जाएं. तो हेरोडोटस इसने क्या किया था, कंपैरिजन ऑफ बच्चों, कंपैरिजन ऑफ कल्चर. जो कंपैरिजन ऑफ कल्चर है, कल्चर जो कंपैरिजन जो है, दुनिया का ये पहला इंसान था जिसने सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ जो कल्चर है ये दुनिया का स्टडी किया था और लोगों को बताया था. तो उस वक्त ये समझ लें कि अगर ये को कहे आपसे या आपसे पूछे who was the person, who was the thinker, who was the scholar, who was the educationist, who was the philosopher, who took interest first of all in comparative education, you can say that it was started from the Herodotus, who first of all studied comparison of cultures of the world. उसके बाद बच्चों जो दूसरा नाम आता है, दिस नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. शायद ये आपने से पहले नाम नहीं सुना होगा, लेकिन दूसरा नाम है ज़ेनोफोन. ZENOPHON, ज़ेनोफोन. बच्चों ये जो ज़ेनोफोन था ये भी बड़ा एक समझ लें स्कॉलर भी था और बड़ा इसका नाम भी है. एजुकेशन के मैदान में इसने बड़ी एक खूबसूरत बात ये सोची कि इसने जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम था
उस जमाने में ये बड़ा ही एक मकबूल था और ये बेसिकली इट वाज बिलोंग टू पर्शियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो स्पार्टन एजुकेशन है उसको इसने क्या किया, ही स्टडीड द स्पार्टन एजुकेशन, स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पर्शिया and wish to and wish to start it and wish to start it in the famous city of Athens। आपको ये पता होना चाहिए एथेंस, he wanted to spread it to the Athenians। बच्चों एथेनियंस ये बच्चों वो लोग थे, दे बिलोंग टू ग्रीस, यूनान से इनका तल्लुक था। यूनान से इनका तल्लुक था। तो जिस वक्त इसने ये ईरान का सिस्टम देखा ना बच्चों, तो इसके अंदर एक बड़ी तड़प पैदा हुई कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इनका ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लिहाजा इसको मैं मिसाल के तौर पर आपने जो यानी एथेनियंस हैं, एथन के रहने वाले जो लोग हैं उन पर मैं इसे अप्लाई करूं। और इसके लिए उसने ट्राई भी की, अप्लाई भी किया। तो बात यह है कि ये जो ज़ेनोफोन है ये समझ लें कि एजुकेशन में सबसे पहले कंपैरेटिव एजुकेशन का तस्वर देने वाला इंसान है। Xenophon is the founder of comparative education in real sense. In real sense, we can say that the first person who introduced comparative education is the Xenophon. और Xenophon ने सबसे पहले किससे वो मुतासर हुआ था उसके बारे में ये कहा जाता है, he gave a detailed account of the education for citizenship given to the youth in Persia. He compared the aims and structure of education in Persian and Sparta. According to him, he admired the Spartan education and wished that the Athenians could copy it. बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। उसने जब इस निज़ाम को पढ़ा, असल ये जो कहा जाता है ना कि मिसाल के तौर पे वो कौमें तरक्की करती हैं जो दूसरी कौमों की, यानी कि दूसरी कौमों की जो अच्छी चीज़ होती है उसको अपनाती हैं। हमारे लोगों का मसला ये है कि हम अंग्रेज़ों से हर बात कहते हैं जी नहीं अंग्रेज़ जी ये सही नहीं है, ये फलां फलां। हम दूसरी कौम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। और जब हम किसी दूसरे मुल्क को कबूल नहीं ना करते बच्चों, तो उसके नतीजे के तौर पर क्या होता है, उसके नतीजे के तौर पर ये होता है कि हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनसे महरूम रह जाते हैं।
बाद तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे बच्चों आता है प्लेटो। प्लेटो, इसको हम अपनी जुबान में अफलातून भी कहते हैं। और ये जो अफलातून था बहुत बड़ा ये एक स्कॉलर था, बहुत बड़ा एक ये ग्रीक फिलोसोफर था। इसकी दो बड़ी मशहूर बुक्स थी। इस टू फेमस बुक्स आर, इसकी जो दो मशहूर यानी कि जो फेमस बुक्स थी, एक का नाम था दी लॉ, और बच्चों जो दूसरी बुक थी उसका नाम था द रिपब्लिक। पहले का नाम था दी लॉ, दूसरी का नाम था द रिपब्लिक। ये इसकी दो बड़ी मशहूर और मारूफ किताबें थीं। इन किताबों के अंदर इसने बड़ी तफसील के साथ सारी की सारी मालूमात लिखी है। ये कहा जाता है कि इन हिज टू बुक्स द लॉ एंड द रिपब्लिक he compared education system in Sparta and Athens. Like Xenophon, he admired the Spartan education system, which was state controlled and emphasized on discipline, which was military type. He went ahead and argued that the Athenians' education was likely to bring about permissiveness and lack of social order. He therefore recommended that the Athenians should copy Sparta.
यानी कि इसने भी लोगों को स्पार्टा की जो एजुकेशन है, ही आल्सो फोकस्ड अपॉन द एजुकेशन ऑफ स्पार्टा, गिविंग his views that Athens education was lack of, यानी कि उसने ये बोला था कि सोशल ऑर्डर, यानी कि सोशल ऑर्डर का मतलब है जो एक समाजी तंजीम होती है ना, कि ऐसी तालीम जिसके ज़रिए जो तालिब इल्म हैं, जो लोग हैं, उनके ज़रिए माशरे के अंदर तब्दीली आती है, वो नहीं है। यानी जो तालीम होती है उससे तो इंसान की अपनी तबीयत बदल जानी चाहिए। तालीम के ज़रिए तो इंसान की अपनी इनफरादियत बदल जानी चाहिए। इंसान की तालीम की वजह से इंसान जो है, वो कहते हैं कि आदमी पैदा होता है और इंसान बनता है अपनी कोशिश से, अपनी जुस्तजू से, अपनी लगन से। पैदा तो सारे के सारे आदम होते हैं, बनी आदम पैदा होते हैं, लेकिन इंसान कोई कोई होता है, और इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत होती है। और इंसानियत उनमें होती है जिनके पास एक सोशल ऑर्डर लेवल की एजुकेशन होती है, जिनको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मुफीद शहरी। ऐसे शहरी जो मुजरम नहीं होते, ऐसे शहरी जो कि यानी कि मिसाल के बागी जहन के नहीं होते, ऐसे शहरी जो कि दूसरों को नुकसान देने वाले नहीं होते, माशरे का नुकसान नहीं करते, लोगों का नुकसान नहीं करते। तो उसने जिस वक्त अपनी एथेंस की एजुकेशन को स्टडी किया तो उसने ये बात बताई कि हमारा जो माशरा है, इसकी जो तालीम है, इसके अंदर बाकी तो चलें सही है, मालूमात है, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर जो लोग हैं उनके अंदर तब्दीली नहीं आ रही। लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लोगों के जो रवैये हैं वो तब्दील नहीं हो रहे। लोगों की जो सोचें हैं वो डेवलप नहीं हो रही। लोग जो हैं ये मुफीद शहरी नहीं बन रहे। और जब मुफीद शहरी नहीं बन रहे तो जो मुल्क है ये तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि जब मुफीद शहरी नहीं होंगे तो वो कोई काम ठीक नहीं करेंगे, कोई शोबा सही नहीं चलेगा, किसी शोबे को वो फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, हर शोबा जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए बच्चों, ये प्लेटो ने अपनी जो दो मशहूर किताबें हैं, दी लॉ और दूसरी द रिपब्लिक, उसमें ये बात सब लोगों को ये बताई कि लोगों, कि अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप मतलब ये है कि काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो तीन नाम है, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे नंबर पे जो नाम आता है बच्चों, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो नाम है जूलियस सीजर। ये बेसिकली रोमन एम्पायर में वो कहते हैं कि एज द रोमन एम्पायर ही आल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ चिल्ड्रन वर एजुकेटेड इन कंट्रीज बियॉन्ड रोम। ही आल्सो एडमायर्ड स्पेशली द स्पार्टन स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। He also commented on education of the Belgian acquaintances and Celts, as indicated in his writings on Gallic Wars. जूलियस सीजर के बाद फिर आता है साइसरो। He made comparisons between Greek and Roman education. In his book De Republica, he explained that he favored state-controlled system as
उसके बाद बच्चों जो अगला नाम आता है जूलियस सीजर के बाद सायरो है, मैंने जैसे बताया। उसके बाद नाम आता आगे टैसिटस का। टैसिटस ये बहुत मशहूर, यानी कि समझ लेंगे ये एजुकेशन का एक बड़ा मशहूर एक इंसान था और इसने एजुकेशन के अंदर एक बड़ी तब्दीली की। तो ये जो 3 हिस्ट्री ऑफ कंपैरेटिव स्टडी है, हेरोडोटस, ज़ेनोफोन और प्लेटो, इनको आपने ज़रा तैयार करना है। अभी टाइम हो चुका है। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 लेक्चर इस हवाले से मुकम्मल हो गए हैं। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।